12 मार्च 1993 मुंबई। दोपहर का 1:30। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बेसमेंट में एक स्कूटर खड़ा था। उस स्कूटर में आरडीएक्स भरा हुआ था और अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरी बिल्डिंग हिल गई, शीशे टूट गए, लोग चीखते हुए बाहर भागने लगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 घंटों में मुंबई की 12 अलग-अलग जगहों पर एक के बाद एक बम फटते गए। सेंचुरी बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, होटल सी रॉक, जवेरी बाजार, हर जगह लाशें बिछ गईं, खून, धुआं, चीखें। 257 बेगुनाह लोग मारे गए, 713 से ज्यादा घायल। पूरी मुंबई जल रही थी। और इस तबाही का मास्टरमाइंड हजारों किलोमीटर दूर कराची में बैठकर फोन पर अपडेट्स ले रहा था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो चाय की चुस्कियां ले रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये आदमी कभी मुंबई की डोंगरी की गंदी गलियों में नंगे पांव दौड़ता था। आज वो दुनिया का सबसे वांटेड आदमी बन चुका था। उसका नाम दाऊद इब्राहिम। 36 साल पहले 26 दिसंबर 1955 बॉम्बे, डोंगरी इलाका। इब्राहिम कास्कर नाम के एक पुलिस हेड कांस्टेबल के घर एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया दाऊद। डोंगरी, बॉम्बे का वो इलाका जहां कानून सिर्फ कागजों पर था। हर गली में स्मगलर्स का राज था। सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ यहीं से गुजरता था। और इन्हीं गलियों में एक छोटा लड़का नंगे पांव दौड़ता था। दाऊद का बाप हर रोज यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी पर जाता, लेकिन जब वो घर लौटता तो बेटे की आंखों में कानून के लिए इज्जत नहीं दिखती थी। उसे तो सड़क पर चलने वाले स्मगलर्स की चमचमाती गाड़ियां दिखती थी। 15 साल की उम्र में दाऊद ने स्कूल छोड़ दिया। उसने अपना फैसला कर लिया था। कानून उसके लिए नहीं बना था, वो खुद कानून बनेगा। 1972 बॉम्बे। दाऊद ने छोटी-मोटी चोरियों से शुरुआत की। डोंगरी के बाजारों में चोरी का माल बेचना, छोटे दुकानदारों से हफ्ता वसूलना। उस दौर में बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड पर 2 नामों का राज था, हाजी मस्तान और करीम लाला। समंदर के रास्ते जो कुछ भी मुंबई आता था, वो इन दोनों के हाथ से होकर गुजरता था। दाऊद ने एक स्मार्ट चाल चली। बड़े डॉन से लड़ाई नहीं की, उनके नीचे काम करना शुरू किया। सीखता रहा, समझता रहा कि पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। लेकिन एक बात थी जो दाऊद को पुराने डॉन से अलग करती थी, बेरहमी। जहां हाजी मस्तान बातचीत पसंद करता था, वहां दाऊद सीधा खून पसंद करता था। दाऊद अकेला नहीं था, उसका बड़ा भाई शबीर इब्राहिम उसका दाहिना हाथ था। दोनों भाइयों ने मिलकर अपना खुद का स्मगलिंग नेटवर्क खड़ा कर लिया था। 12 फरवरी 1981 नागपाड़ा, बॉम्बे। शबीर बाजार से गुजर रहा था, तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल आई। अमीरजादा पठान के 2 आदमी बैठे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे गोलियां चला दी। शबीर वहीं सड़क पर गिर पड़ा। एम्बुलेंस आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। एक और अनसुलझा कत्ल बॉम्बे की सड़कों पर। जब दाऊद को खबर मिली, उसने कुछ नहीं कहा, एक आंसू नहीं बहाया, बस चुपचाप बैठा रहा। लेकिन उसकी आंखों में जो आग जली, वो पूरी मुंबई को जलाकर रख देने वाली थी। अगले कुछ महीनों में शबीर के कत्ल से जुड़ा हर एक आदमी शिकार किया गया, एक एक करके, चुपचाप। ये किसी स्मगलर का बदला नहीं था, ये एक डॉन का ऐलान था। और बॉम्बे ने पहली बार दाऊद इब्राहिम का नाम सुना। शबीर की मौत के बाद दाऊद ने सब कुछ बदल दिया। पूरे ऑपरेशन को रीऑर्गेनाइज किया और एक नाम दिया इस नए साम्राज्य को, डी कंपनी। डी कंपनी कोई साधारण गैंग नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था। स्मगलिंग का डिपार्टमेंट अलग, एक्सटॉर्शन का अलग, रियल एस्टेट अलग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग अलग, हर चीज का एक हेड। मुंबई का हर बिल्डर दाऊद को पैसे देता था, हर पोर्ट वर्कर उसका हुक्म मानता था। समंदर के रास्ते जो कुछ भी मुंबई आता था, वो दाऊद की मर्जी के बिना नहीं आता था। उसका नेटवर्क इंडिया, दुबई और साउथ ईस्ट एशिया तक फैल चुका था। हवाला के जरिए करोड़ों रुपए बिना एक भी कागज के इधर से उधर होते थे। मुंबई की असली सत्ता मंत्रालय में नहीं बैठती थी, डोंगरी में बैठती थी। और डोंगरी में बैठता था दाऊद इब्राहिम। लेकिन दाऊद को सिर्फ पावर नहीं चाहिए थी, उसे ग्लैमर चाहिए था, शोहरत चाहिए थी, इज्जत चाहिए थी। और बॉलीवुड ने उसे ये सब दे दिया।
उसने फिल्मों में पैसा लगाना शुरू किया। जिस प्रोड्यूसर ने मना किया उसे धमकी मिली। जो सितारे पार्टीज में नहीं आए उन्हें फोन पर सीधी बात कही गई। बॉलीवुड कांप गया। इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम उसके सामने सिर झुकाते थे। कास्टिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक हर चीज में डी कंपनी थी। ग्लैमर ऊपर था, लेकिन नीचे जो चल रहा था वो बहुत काला था। 1986 तक दाऊद की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि सरकार को नोटिस लेना पड़ा। पुलिस एनकाउंटर्स शुरू हो गए। डी कंपनी के लोग एक एक करके पकड़े जा रहे थे। दाऊद ने एक रात का फैसला लिया, भारत छोड़ना होगा। 1986 में वो मुंबई से हमेशा के लिए निकल गया। अगला ठिकाना दुबई। दुबई से दाऊद ने अपनी पूरी सल्तनत चलानी जारी रखी। फोन कॉल्स, हवाला, कुरियर्स, हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी मुंबई की हर गली पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। लेकिन दुबई में एक नई चीज हुई। दाऊद इब्राहिम की मुलाकात पाकिस्तान की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी से हुई, ISI। और यही मुलाकात पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाली थी। ISI को एक ऐसा आदमी चाहिए था जिसका भारत में जमीनी नेटवर्क हो, जिसे मुंबई की हर गली पता हो। दाऊद इब्राहिम से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था। डील सिंपल थी। ISI दाऊद को प्रोटेक्शन देगी, पैसा देगी, ठिकाना देगी, और बदले में दाऊद अपना पूरा नेटवर्क भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। दाऊद ने बिना सोचे हाँ बोल दी। जो आदमी सिर्फ पैसों के लिए क्राइम करता था, अब वो एक दुश्मन मुल्क का हथियार बन चुका था। एक स्मगलर से गद्दार। 6 दिसंबर 1992, अयोध्या। एक ऐसा दिन जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और देश भर में दंगों की आग भड़क उठी। जनवरी 1993, मुंबई। भयानक दंगे भड़के। दोनों तरफ से मारकाट, सैकड़ों बेगुनाह मारे गए। शहर जल रहा था। कराची में दाऊद इब्राहिम टीवी पर यह सब देख रहा था। उसका खून खौल रहा था। लेकिन यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक मौका था। ISI का मैसेज क्लियर था, वक्त आ गया है, हिंदुस्तान को सबक सिखाना है। और दाऊद ने कहा, बताओ क्या करना है। दाऊद ने इस मिशन के लिए एक आदमी चुना, टाइगर मेमन। स्मगलर, बेरहम, शातिर और पूरी तरह से दाऊद का वफादार। टाइगर ने मुंबई से दर्जनों नौजवानों को पाकिस्तान भेजा। ISI के ट्रेनिंग कैंप्स में उन्हें AK-47 चलाना सिखाया गया। RDX को कैसे यूज करना है ये सिखाया गया। RDX करीब 2000 किलो पाकिस्तान से समंदर के रास्ते मुंबई भेजा गया। रायगढ़ के कोस्ट पर ट्रॉलर्स ने रात के अंधेरे में इसे उतारा। टारगेट्स पहले से तय थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंचुरी बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार। हर जगह लाशें बिछ गईं। 12 मार्च 1993, सब कुछ तैयार था। स्कूटर्स, कारें, सूटकेसेस, सब में RDX भरकर पूरे शहर में रख दिए गए। टाइमर्स सेट हो चुके थे और कराची में दाऊद इब्राहिम अपनी चाय बना रहा था। और फिर वो लम्हा आ गया। दोपहर 1:30, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वही स्कूटर, वही RDX। अगले 2 घंटे मुंबई के इतिहास के सबसे खूनी 2 घंटे बने। 12 बम, 12 जगहें, 257 जिंदगियां खत्म, और एक शहर जो कभी रुकता नहीं था वो रुक गया। कराची में दाऊद ने फोन रखा, चाय का कप टेबल पर रखा, कुर्सी पर पीछे झुक गया और चेहरे पर कोई भाव नहीं। 257 जिंदगियां, उसके लिए सिर्फ एक नंबर था। भारत सरकार ने तुरंत जांच शुरू की। CBI और मुंबई पुलिस ने एक एक कर सारे तार खोलने शुरू किए। सबसे पहला नाम सामने आया, टाइगर मेमन। टाइगर मेमन का भाई याकूब मेमन पकड़ा गया। बरसों बाद 2015 में उसे फांसी दी गई, लेकिन टाइगर फरार। और दाऊद तो कब का भारत छोड़ चुका था। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। भारत ने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया। अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया। लेकिन दाऊद को कोई छू नहीं पा रहा था, क्योंकि दाऊद अब दुबई से भी निकल चुका था। उसका नया ठिकाना कराची, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा, दाऊद हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी ये झूठ है। लेकिन दाऊद की मुश्किलें अभी शुरू हुई थीं। 1993 के बाद डी कंपनी में एक बड़ी दरार पड़ गई। उसका सबसे भरोसेमंद आदमी छोटा राजन ने बगावत कर दी। राजन ने दाऊद से कहा, तुमने देश के खिलाफ काम किया है, 257 बेगुनाहों का खून किया है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं। दाऊद ने कहा, तुम मेरे खिलाफ गया तो जिंदा नहीं बचेगा। डी कंपनी 2 हिस्सों में टूट गई। दोनों गैंगों में खूनी जंग शुरू हो गई। मुंबई की सड़कें एक बार फिर खून से भीगने लगीं।
2000 में छोटा राजन ने बैंकॉक में दाऊद को मारने की कोशिश की। दाऊद बच गया, लेकिन इस हमले के बाद दाऊद और ज्यादा पैरानॉइड हो गया। अब वो किसी पर भरोसा नहीं करता था। कराची, दाऊद की जिंदगी बदल चुकी थी। बाहर से देखो तो बड़ा बंगला, आईएसआई के गार्ड्स, गाड़ियां, लेकिन असलियत ये थी कि दाऊद अब एक कैदी था, अपने ही घर का। वो कहीं जा नहीं सकता था, किसी से मिल नहीं सकता था बिना आईएसआई की इजाजत के। फोन टैप होते थे, हर मूवमेंट ट्रैक। जिस एजेंसी ने प्रोटेक्शन दी थी वही अब उसकी जेलर बन चुकी थी। मुंबई में उसका नेटवर्क ध्वस्त हो रहा था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ने डी कंपनी के एक एक शूटर को ढूंढ ढूंढ कर मारा। दाऊद ऑर्डर्स देता था, लेकिन अब कोई सुनता नहीं था। एक वक्त में जो आदमी मुंबई का बेताज बादशाह था, वो अब कराची की 4 दीवारों में एक बूढ़ा बीमार अकेला आदमी बन चुका था। दाऊद की सेहत लगातार गिरती गई। किडनी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि उसे जहर दिया गया। और फिर एक दिन खबर आई, दाऊद इब्राहिम खत्म। कुछ कहते हैं दिल का दौरा, कुछ कहते हैं जहर, कुछ कहते हैं आईएसआई ने खुद उसे ठिकाने लगा दिया जब उसकी जरूरत खत्म हो गई। डोंगरी की गलियों से निकलकर मुंबई का बेताज बादशाह बना, फिर देश का दुश्मन बना, फिर दुनिया का मोस्ट वांटेड, फिर कराची का कैदी, और फिर कुछ भी नहीं। 257 बेगुनाहों का खून, हजारों जख्मी जिंदगियां और एक शहर जो आज भी उन जख्मों को ढो रहा है। दाऊद मर गया, लेकिन उसके गुनाहों का हिसाब अभी बाकी है। जय हिंद।